अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग। और हम एक्चुअली आते वक्त यही बात कर रहे थे, और जितना सोशल मीडिया आजकल हमें एक्सेस हो रहा है उसमें हमें पता चल रहा था कि इस्लामाबाद और गिरदोनवा में क्या हो रहा है। और थोड़ी सी ऑब्वियसली कंसर्निंग बात भी है, थोड़ी सी परेशानी भी है, क्योंकि बहुत सी जगहों पे हमने देखा जहां बाकी मुल्क में सूरत हाल नॉर्मल है, लाहौर उठा लें, कराची उठा लें, अदरवाइज दीगर बड़े शहर उठा लें, वहाँ इस्लामाबाद में जो काफिला आया है खैबर पख्तूनख्वा से और हज़ारा से भी फिर उसमें लोग शामिल हुए हैं। सूरत हाल अभी देखते हैं कि क्या बनती है। कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। हुकूमत मुसर है कि आप कहीं डी चौक से दूर संजानी वगैरह में, कहीं F9 पार्क में, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, कुछ ऑप्शंस भी दी गई थी, इत्तलात यही थी। और वज़ीर दाखिला ये कह रहे थे कि हमारी नॉलेज के मुताबिक या हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक तो ये अग्रीड थे, लेकिन अपेरेंटली मुतज़ाद इत्तलात आ रही हैं कि अब चूँकि लीड कर रही हैं और लीडर हैं इस काफ़िले की बुशरा बीबी साहिबा, सो उनको ही कल रात तक हैदर शिराजी भी हमें बता रहे थे कि दीगर जो लीडरशिप है जो कि अडियाला में पानी PTI से मिल के भी रात में आई दोबारा, वो शायद मनाने की कोशिश करते रहे कि कहीं दूर जाकर पड़ाव डाल लें या एहतजाज कर लें या धरना दे दें, क्योंकि रेड जोन के अंदर दाखिले की इजाज़त हुकूमत कह रही है, आपको पता वो है नहीं कि देगी। 144 तो नाफिज हुई है ट्विन सिटीज़ पे फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स। और ऑब्वियसली इसका मतलब ये होता है कि यू कैन नॉट ब्रेक द लॉ एज इट इज़। इतने लोगों का इकट्ठा होना वुड बी अनलॉफुल, और उसके लिए ऑब्वियसली उसी तरह टैकल करना पड़ेगा, जो कि टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ज़रा परेशानी इसलिए बिकॉज पाकिस्तानी है सारे, यू डोंट वांट दैट हैपनिंग टू एनीबडी। ये कुछ मनाजिर हम आपको कल रात के दिखा रहे हैं, और आप लोगों ने शायद ऑब्वियसली देखी होगी सोशल मीडिया पे लोग जो अपनी होम वीडियोस वगैरह बनाते हैं, जो प्राइवेट सिटीजन्स बना रहे हैं, उसमें भी बहुत कुछ नज़र आ रहा है। वो भी आ रहा है। और फिर आपको पता ही है पुलिस एहलकार जो शहीद हुए हैं उनकी नमाज जनाजा भी कल अदा की गई। सर पर चोट लगने से मुताद्दिद 22 के करीब बताया जा रहा था ज़ख्मी हैं, जिनमें से कुछ क्रिटिकल हैं, अफसरान भी सीनियर शामिल हैं। फिर कल रात में आइजन बीच रात लिटरली हमारी भी ये सूरत हाल है कि हमारी जब रात में ज़ाहिर हम शो करना था और कुछ आराम करना हमारा मकसूद था, लेकिन 3 बजे आँख खुल रही थी, 5 बजे आँख खुल रही थी। वी वर ट्राइंग टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन जो कि ज़ाहिर है मिल रही थी, मेनस्ट्रीम मीडिया भी कुछ बता रहा है, कंफ्यूजिंग भी थी। और मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग, सम ऑफ माय फ्रेंड्स हु वर इंटेंडिंग टू ट्रैवल टू इस्लामाबाद फॉर अदर रीजंस, क्योंकि दुनिया है भाई, ये बहुत काम होते हैं। नहीं तो वो चैप्टर खत्म, तो मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि हम उनको क्या एडवाइस करें कि आप जाएं कि ना जाएं। कुछ रेंजर्स एहलकारों का जानी नुकसान होने की भी इत्तलात सामने आई हैं। इस बारे में भी हम तस्दीक करने की कोशिश कर रहे हैं। इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी का भी क्या कहना था इस हवाले से जरा? जी, ये तो रात की बात है, अराउंड 11:15। तमाम IGs को, इस्लामाबाद पुलिस को, सबको कन्वे कर दी है कि जिन लोगों ने ये कॉल दी थी, जिन लोगों ने लोगों को बुलाया है, वो सारे के सारे के ज़िम्मेदार होंगे, और उनमें से किसी को भी हम नहीं छोड़ेंगे, और उन तमाम के ख़िलाफ़ FIR रजिस्टर होंगी। उसके ऊपर सारी डिटेल डिस्कशन हो चुकी हुई है। जो यहाँ पहुँचेगा वो डेफिनेटली कोई सूरत नहीं है कि वो अरेस्ट नहीं होगा। हम यहाँ पे आपको एक डिफरेंट स्ट्रेटजी के साथ नज़र आएंगे, और डेफिनेटली अगर आते हैं तो ये नहीं हो सकता वो आएँ और हम उनको जाने दें। वो लोग आते हैं कि किसी भी तरीके से उनको डेड बॉडीज़ मिल जाएं। आप यकीन करें ये पत्थरगढ़ से आगे नहीं निकल सकते थे अगर हम वापस उनके ऊपर फायर करते, और हमें कानूनी तौर पर हर तरह का इख्तियार हासिल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर हासिल है, हम लॉ के तहत, और उसके बाद जो हेड ऑफ स्टेट की इस मूवमेंट है, उसके बाद कोई चीज़ नहीं है जो हमें रोकती हो कि हम उनके ऊपर वापस फायर ना करें। साथ ही आपको बताएं कि बुशरा बीबी की क़यादत में PTI का मरकज़ी काफ़िला G11 पहुंच गया है। बुशरा बीबी का हर सूरत डी चौक जाने पर इसरार है, और ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने एहतजाज के लिए मुतबादिल जगह की हामी भरी, लेकिन बुशरा बीबी मानने से इनकारी हैं। दिस इज़ इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। बानी PTI से मुलाकात के बाद चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी से रब्ता किया। बुशरा बीबी ने जवाब दिया कि बानी PTI ने उन्हें हर सूरत डी चौक जाने का कहा है। अली अमीन गंडापुर ने पहले डी चौक जाने की मुखालफत की, बाद में वो भी रेड जोन की जानिब रवाना हो गए। ये जो इंटरनल इनकी चपकलिश है, या इख्तलाफ राय कह लें, या इख्तलाफात कह लें, या
बहस है वो भी होती रही है। अली अमीन गंडापुर और कुछ दीगर जो सीनियर लीडरशिप है वो इस हक में नहीं थी कि रेड जोन की तरफ मार्च किया जाए, लेकिन बुशरा बीबी जो कि अब प्रैक्टिकली लीडर बन गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और चाहे चेयरमैन हो या वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हो, हर एक उनके सामने सरेंडर कर रहा है। वो बहस भी अब मेरा ख्याल है काफ़ी पुरानी हो गई है। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स और मौरूसी सियासत ये पाकिस्तान की रियलिटी है, और शायद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ये एहसास हो गया है, और इसीलिए PTI का ये एहतजाज पिछले एहतजाजों से मुख्तलिफ भी है, क्योंकि उसको एक लीडर भी मिली हुई है। इससे पहले बैरिस्टर गुहर की सरबराही में क्या हो रहा था ये भी बता दें। PTI वफ़द ने बानी से मुलाकात की और हुकूमत से बातचीत जो हो रही थी उनको आगाह किया। मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई, 40 मिनट तक जारी रही। बानी PTI ने बैरिस्टर गौहर को बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर और कारकुनों के लिए वीडियो मैसेज भी रिकॉर्ड करा दिया है। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकराती अमल पर चेयरमैन PTI गौहर खान की गुफ्तगू क्या हुई ये भी देख लीजिए। नहीं सर, देखो एहतजाज का कॉल, खान साहब का एहतजाज का कॉल है, वो फाइनल है, उन्होंने कॉल किया है। सर कॉल अप कर रहे हैं या नहीं? नहीं, कोई ऐसी कॉल अप वाली बात ही नहीं है। तो सर जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उस पर कोई अपडेट सर? वो इंशाल्लाह ताला देखो आप जाते हैं तो बात करते हैं। और आपको बता दें कि उधर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि तहरीक इंसाफ वाले समझते हैं उन्हें डी चौक पहुंचने पर ही कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन हुकूमत ऐसा नहीं होने देगी। हुकूमत को ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। When they entered इस्लामाबाद, उस समय गवर्नमेंट के पास कोई नहीं है सिर्फ इसके के वो फोर्स के साथ जो है इस चीज को रोके। आप कह रहे हैं कि अल्टीमेटली उस तरफ सूरत हाल जा रही है कि हुकूमत को फोर्स इस्तेमाल करनी पड़ेगी? बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ। समझते हैं इस वक्त हमारा एडवांटेज है एंड वी शुड कीप ऑन मार्चिंग, वी शुड कंटिन्यू आवर चार्ज टुवर्ड्स डी चौक। उसको अगर हुकूमत ने रोकना है तो स्वाय फोर्स के और कोई नहीं हो सकता। देखिए, ज़ाहिर है अगर फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है और मज़ीद मतलब कोई जानी नुकसान होता है और आवाम का होता है या हमारे सिक्योरिटी पर्सनल का होता है तो इसका नुकसान होगा, दोनों अतराफ़ को होगा, लेकिन सर्टनली हुकूमत को ज़्यादा होगा। और ख्वाजा आसिफ साहब कल ये शाहजेब साहब के शो में ही कह रहे थे कि वो जो लीडरशिप है इनकी अब ये दे कैन स्मेल ब्लड। सो मेरा ख्याल है कि हर मुमकिन ये कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी कोई सूरत हाल ना बने, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी जिम्मेदारी है, कंसिडरिंग कि एक पूरे सूबे में वो बरसर इक़्तिदार हैं। वो कहते हैं कि वो वफाक की नुमाइंदा जमात हैं कि इस मुल्क एक वफाक की इकाई को बचाने के लिए इसमें हालात नॉर्मल रहें, कंट्रोल में रहें, जो सेन माइंड्स हैं, जो समझदार लोग हैं वो आगे आएँ और किसी तस्वीर की तरफ बढ़ें, क्योंकि तसादुम किसी के भी हक में नहीं होगा। जो थोड़ी सी माशी स्टेबिलिटी हमें नजर आ रही है स्टॉक मार्केट की, हमने कल भी खबर दी थी, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। आपने अब्दुल्ला सेन माइंड्स की बात की है, तो दोनों साइडों पे बड़े सेन माइंड्स भी मौजूद हैं। बिल्कुल, उनको आगे आना चाहिए और उनको आगे आने देना चाहिए ताकि कोई हल ज़रूर निकले, आपका एहतजाज भी हो जाए, प्रोटेस्ट भी हो जाए, और ऑब्वियसली जो एक फियर्स हैं वो भी पूरे ना हो। जो इस्लामाबाद का हाल है उसको भी अब मेरा ख्याल है कि खैर अभी तो बिल्कुल नहीं हम देख रहे कि बेहतरी पे आ जाना चाहिए। ये विजुअल्स आप देखें, बिकॉज बहुत से लोग हैं जो इस्लामाबाद के बारे में पूछ रहे हैं कि उनको आगाह किया जाए कि क्या हाल है, तो ये आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह ये पूरी कंटेनर्स की वॉल्स बनाई गई, जिनसे बात आगे बढ़ सकती है। जैसा कि जो कुछ बानी PTI के अलावा जो दीगर लोग हैं जो मुक़य्यद हैं, जो कि केसेस जिन पे इतने मजबूत नहीं है, शायद उनकी रिहाई के सिलसिले में कोई कार्रवाई की जा सकती है। और ये शेख वकास नया पाकिस्तान में गुफ्तगू भी कर रहे थे कि दैट कैन बी अ स्टार्टिंग पॉइंट, और बाकी चीज़ें उसके इर्द गिर्द फ्रेम हो सकती हैं। लेकिन बात यह है कि बुशरा बीबी अपने लोगों को लेकर इस्लामाबाद में इस वक्त पहुंच चुकी है। अच्छा जी, नौशीन यूसुफ हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट इज जॉइनिंग अस फ्रॉम इस्लामाबाद। नौशीन, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या सूरत हाल है, और ख़ास तौर पे क्योंकि जो खबरें मिल रही हैं कि एक जो कंटिंजेंट है इस सारे मरहले का जिसको बुशरा बीबी लीड कर रही हैं वो G11 तक पहुँच चुके हैं, क्या वहाँ रुक गए हैं, उससे आगे जा रहे हैं, क्या सूरत हाल है? वहाँ पर इस वक्त G11 के पास श्रीनगर हाईवे पे वो जो काफिला है वो रुका हुआ है, बुशरा बीबी उसको लीड कर रही हैं, और उसके सामने ही पुलिस और रेंजर्स जो है वो डिप्लॉयड हैं। रात 3-4 बजे के अराउंड से वहीं पर सारा जो मामला है वो रुका हुआ है, और अभी तक काफिला जो है वहाँ पर है। जबकि जब वो काफिला इस्लामाबाद में एंटर हुआ है उसके बाद जो इस्लामाबाद के रास्ते हैं उनकी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। कंटेनर्स आपको पता है पूरे इस्लामाबाद में पहले ही लगे हुए थे, और अब इस्लामाबाद में जो ब्लू एरिया का एरिया है इसको तो मुकम्मल जो सील
किया हुआ है। जो रेड जोन है, आपको मालूम है कि यहाँ पे डी चौक, आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि डी चौक पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की जो है वो कॉल दे रखी है। और इस पूरे इलाके को, यहाँ पे पंजाब पुलिस है, इस्लामाबाद पुलिस के साथ रेंजर्स है, सिंध पुलिस है, AJK पुलिस है, जो और सिक्योरिटी हुकाम है, फिर फौज के दस्ते भी इस्लामाबाद में जो है वो रात से तैनात कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर इस वक्त सिचुएशन ये है कि यहाँ पर तो आपको अमन अमान नजर आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर अभी तक किसी को आने की इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन इस पूरे इलाके को पहले फिर भी यहाँ पर लोगों को चलने फिरने की इजाज़त दी जा रही थी, लेकिन अब यहाँ पर खारदार तारें लगी हुई है। डी चौक मुकम्मल तौर पर क्लियर करा लिया गया, सिर्फ सिक्योरिटी यहाँ पर नजर आ रही है। जबकि जो काफिला है वो G11 के पास है, वहाँ पे नौशीन G11 इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इस्लामाबाद, जो इस्लामाबाद के अंदर ही माना जाता है, कोई आउटस्कर्ट्स में नहीं है G11। तो जब आप कहती हैं कि काफिला जो है वो G11 के पास है, तो काफिले में कितने लोग होंगे, क्या तादाद है, और G11 में कहाँ, वहाँ कोई ग्राउंड है कि उधर वो आके रुक गए हैं, ये जरा एक्सप्लेन करें। सारे गाड़ियां लेके देखें, G11 जो है वो बिल्कुल ही इस्लामाबाद का आप समझे मिडल है, क्योंकि अब G11 से आगे भी आपको पता है इस्लामाबाद बहुत आगे तक फैल गया। G11 बिल्कुल दरमियान में ही आ जाता है इस्लामाबाद के। श्रीनगर हाईवे जो है मेन, उसके ऊपर ये जो काफिला है ये उस वक्त रुका हुआ है। और अगर आप रफली कहें तो ये तादाद बताना, बहुत बड़ी तादाद यकीनी तौर पर जो है वो आई है बुशरा बीबी के साथ, जो इस काफिले में शामिल है। और वो सारी जो लोग हैं वो G11 के करीब जो है, जो श्रीनगर हाईवे मेन आपको पता है वही आ रही है, इस साइड पर आती है वो लीड करती हुई। तो वही वाली जगह है जहां पर इस वक्त डिप्लॉयड है, और शेलिंग भी हुई, रोका भी गया उनको। अभी तक तो पेशरफ नहीं हुई है सुबह, नहीं तो क्या सोचा जा रहा है रात को ये इस वक्त आराम का वक्त चल रहा है, या अभी किसी और चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है कि हुकूमत शायद कुछ ऑफर कर दे या मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त हो जाए, तो फिर फैसला करें कि आज़म बीच तक तो आ गए हैं कि इस पॉइंट के आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, और या फिर इंतजार करना है बाकी काफिलों का, इंतजार करना है बाकी काफिलों का। और किस लेवल की सिक्योरिटी है, आज़म सिक्योरिटी क्या इस्लामाबाद पुलिस देख रही है G11 के जिस पॉइंट का आपने जिक्र किया उसके बाद, या फिर दीगर सिक्योरिटी पर्सनल हैं जो सिक्योरिटी के मामलात संभाले हुए हैं? देखिए, अगर आप कहें ना कि काफिला रुका हुआ, जब वो इस्लामाबाद की तरफ आ रहे थे जगह जगह पर उनको शेलिंग करके रोका जाता था, लेकिन महदूद वक्त तक की उनकी पेशरफ्त जो है वो रोकी जाती थी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि काफ़ी तेज़ी के साथ, तो जितना बड़ा वो काफिला था वो उसी रफ्तार के साथ चलता चलता जो है वो G11 पहुँच के, यानी कि 26 नंबर को क्रॉस करके ये श्रीनगर हाईवे पे बड़ी तवील पेशरफ्त है जो इस काफिले ने कर ली। हाँ, अलबत्ता उस जगह पर आकर इनको रोक दिया गया, इनको कहा गया यहाँ से आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब आपको पता है इस्लामाबाद में फौज भी जो है वो तैनात हो चुकी हुई है, तो वहां से आगे भी डिप्लॉय हो चुकी है फौज के जो एहलकार है वो लोग तैनात कर दिए गए हैं। जो सिक्योरिटी है इस्लामाबाद इंतजामिया तो देख ही रही है, सिविल इंतजामिया भी देख रही है, लेकिन अब मामला जो हैं वो फौज के भी आप देख रही हैं कि हमें फौजी दस्ते क्या सड़कों पे गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं, या उस पॉइंट के बाद पुलिस के साथ क्या फौजी दस्ते नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, फौजी दस्ते उतनी बड़ी तादाद में तो नज़र नहीं आ रहे हैं जितनी तादाद में पुलिस या रेंजर्स के हमें बहुत दस्ते नज़र आए। पुलिस के, इस्लामाबाद पुलिस, आज़ाद कश्मीर की, और जो सिंध पुलिस, पंजाब पुलिस, ये दीगर अजला से आए हुए हैं। फ़ौज के जो दस्ते होते हैं वो मौजूद हैं, जगह जगह पर हमें नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो बड़ी तादाद है, सिक्योरिटी जो मेन है वो फ़ौज, क्योंकि अब उनको डिप्लॉय कर दिया गया है यहाँ पर, और बड़े सख्त अहकाम दिए गए हैं कि कोई भी अगर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो उसको पर गोली भी चलाने तक की बातें आ रही हैं। लेकिन जो मेन बात यह है कि देखिए, सिक्योरिटी जो है आमतौर पर हमने जो माजी में भी धरनों में देखा, तो फौज डिप्लॉयड होती है और किसी को शरपसंद को आगे बढ़ने से यकीनी तौर पर रोकती है। लेकिन जो टीयर गैसिंग है, लाठी चार्ज, इस तरह के इकदाम माजी में हमने देखा वो हमेशा पुलिस की जानिब से किए गए। तो अब देखना यह है कि किस तरीके से इस्लामाबाद की सिक्योरिटी को हैंडल किया जाता है, क्योंकि अब G11 तक बुशरा बीबी का जो काफिला है बिल्कुल नौशीन पहुंच चुका है। जो हमें बड़ी अच्छी तरह आपने समझाया है, और एक सेंस आ रही है कि ये काफिला जो है ये इसका क्या रूट बना होगा और किस तरह ये G11 तक पहुंचा। अब ये बताएं कि लोग कहते हैं जी इस्लामाबाद तो छोटा सा है, इतना भी छोटा नहीं है, खासतौर पे जब उसको सिक्योर करना पड़ जाए। तो क्या आप देख रही हैं कि जो आप पुलिस एहलकार और इंसानों की बात कर रही हैं पूरे इस्लामाबाद में फैले हुए हैं हर जगह, या फिर कोई रेड जोन के करीब है, या फिर अब G11 के इर्द गिर्द आ गए हैं? ये जरा हमें थोड़ी सी सेंस दें।
अच्छा, अगर आप देखें ना ओवरऑल इस्लामाबाद में, तो आपको बाकी जगहों पर पुलिस एक का दुक्का एहलकार नज़र आ रहा है। कुछ जगहों पे जैसे सेंसिटिव पॉइंट्स हैं वहाँ पर हमें ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो मेन टारगेट एरियाज़ हैं जैसे कि डी चौक है, उस पर हमें बहुत बड़ी सिक्योरिटी की इस वक्त डिप्लॉयमेंट नज़र आ रही है। उस टाइम ताज़ा दस्ते जो हैं वो भी हमें नज़र आ रहे हैं, वो आ गए हैं। लेकिन जो बाकी जगह है जो इस तरह से पॉइंट्स नहीं हैं, वहाँ पर हमें कोई ख़ास सिक्योरिटी नज़र नहीं आ रही, लेकिन मौजूद प्रेजेंस है। गाड़ियाँ गुजर जाती हैं सिक्योरिटी की, जैसे 7th एवेन्यू का फ्लाईओवर है, माजी में हमने कभी नहीं देखा था कि उसके ऊपर भी कोई सिक्योरिटी डिप्लॉयड होगी, लेकिन आज वहाँ पर काफ़ी सिक्योरिटी डिप्लॉयड हमने देखी है। रेंजर्स थी वहाँ पे, पुलिस थी। इसके साथ साथ जो बाकी इस्लामाबाद के जगह जो ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कोई ज़्यादा सिक्योरिटी का मसला हो सकता है, तो वहाँ पर ये जो रिहायशी एक और चीज़ भी पास ही है, तो बुशरा बीबी रात भर और इस वक्त भी क्या काफिले के हमरा ही हैं, या ज़ाहिर है बड़ी देर से ट्रैवल कर रहे हैं ये लोग, और दीगर जो वज़रा हैं ये सब लोग काफ़िले में ही आराम कर रहे हैं? बनी गाला जाने वाले रास्ते क्या खुले हुए हैं, बंद हैं कि किसी ने घर जाना हो, चेंज करना हो, फ्रेश होके आना हो, या सब लोग अभी काफ़िले में ही हैं? देखें, बनी गाला तक पहुंचना एक लंबा काम है, क्योंकि रास्ते में जगह जगह पर ही रुकावटें हैं और इतनी आसानी से बनी गाला की एक्सेस नहीं है। जो बनी गाला को दो मेन रास्ते जाते हैं, एक तो मुकम्मल तौर पर ही बंद है, दूसरी तरफ से एक्सेस है, लेकिन उसमें इतनी रुकावटें हैं G11 से ऑनवर्ड पॉसिबल नहीं है कि वो इतनी आसानी से वहां पहुंच सकें। ठीक है नौशीन, अभी हम आपका शुक्रिया करेंगे और कुछ देर में शायद आपको दोबारा ज़हमत दें कि सूरत क्या बन रही है, क्योंकि अभी ये काफिले रुके हुए हैं। एक और जो चीज़ है ना, ये हम नौशीन से भी बात कर रहे थे और हमारे जो दोस्त और फैमिली वगैरह इस्लामाबाद में है उनसे भी एक सेंस आ रही है अनसर्टेनिटी की। देखिए, एक चीज़ होती है कि जी आज कुछ होना है या कल कुछ होना है और परसों तक ख़त्म हो जाना है। ये जो अनसर्टेनिटी है ना कि ये कब तक बंद चल रहेगा, ये कब तक चलेगा, क्या होने वाला है, ये सस्पेंस अनसर्टेनिटी इज़ वेरी टायरिंग ऑल्सो वहाँ के लोगों के लिए। ऑब्वियसली इस्लामाबाद में तो निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल है बिल्कुल, ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना दफातर हैं, सब कुछ ही बंद है। लेकिन अदरवाइज बाकी मुल्क के लिए भी आपको पता है ये अनसर्टेनिटी बहुत तबाहकुन है, और पर्टिकुलरली कारोबारी अफराद के लिए जो स्टॉक एक्सचेंज से एसोसिएटेड हैं, जो दीगर बिजनेसेस हैं, जो इवन जो भी शख्स किसी भी सेक्टर से एसोसिएटेड है, वो ये जानना चाहता है कि ये मामला कब खत्म होगा, क्योंकि वो चाहता है कि इस मुल्क में स्टेबिलिटी है। एब्सोल्युटली, अगर आप वहाँ नहीं भी रहते तो एक आपका इट्स अ वेरी मूड सेटिंग काइंड ऑफ अ सिचुएशन जो इस वक्त बनी हुई है, तो वो पूरे मुल्क में ही लोगों में वो सीप करती है। अच्छा जी, ऑफ कोर्स वी विल कीप यू अपडेटेड। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स हमें बताते रहेंगे कि व्हाट्स गोइंग ऑन ओवर देयर। इन द मीन टाइम, कल हमने आपको एक खबर दी थी, अच्छी खबर थी, तो आज बता दें कि उसके हवाले से क्या हो रहा है। आखिरकार बड़ी मेहनतों और कोशिशों के बाद आज वो दिन आ ही गया है जब एक तन्हा जिंदगी गुजारने वाली बल्कि जानवर ही कहेंगे, हथनी को 15 साल बाद उसकी बहनों से मिला दिया जाएगा। जी, एक तो सोनिया है, दूसरी का नाम क्या है वो भी बताते हैं हम। तो मधुबाला, हम बात कर रहे हैं मलाइका एंड सोनिया आर गोइंग टू मीट। आपने सजेस्ट तो नहीं किए थे ना नाम? अच्छा, खैर एनीवे, अब तो पुरानी बात होगी। तो डेफिनेटली जी हम बात कर रहे हैं चिड़ियाघर में मौजूद हथनी मधुबाला की, और चिड़ियाघर इंतजामिया ने आज मधुबाला को सफारी पार्क में मौजूद जो दो हथनियां हैं जिनमें सोनिया और मलाइका, थैंक यू अब्दुल्ला, से मिलाने के तमाम इंतजाम जो हैं फाइनली मुकम्मल कर लिए। और आपको पता है ये सिलसिला जो है ये ऑलमोस्ट पिछले साल से शुरू हुआ है, सो इट टुक अ लॉन्ग टाइम for I was just thinking when Madhubala when settles in Safari Park, can we like rename her? आज हम ऑन एयर नाम ले रहे हैं, बताएं। आज के बच्चों से मेरा ख्याल है पूछा जाए, कोई ऑनलाइन उनसे पोल करा लिया जाए। खुसूसी कंटेनर में बाय द वे सफारी पार्क इन्हें मुंतकिल किया जाएगा। मुंतकली के रूट को क्लियर करने के लिए पुलिस की गाड़ियां भी कंटेनर के साथ मौजूद होंगी। सो डॉक्टर आमिर क्या कह रहे हैं इस बारे में, बता रहे हैं सारा कुछ, सुनिए ज़रा। कंटेनर में जाने के बाद इसको ट्रंकुलाइज किया जाएगा, तो अपने आप को सेफ फील कर सके। ट्रंक इसका कंटेनर के दरवाजे बंद किए जाएंगे, इसको क्रेन से के ज़रिए इसको ट्रक पे लोड किया जाएगा, और ट्रक बरास्ते यूनिवर्सिटी रोड या शारा फैसल जो भी रूट मिला उस रूट से ये सफारी पार्क मुंतकिल होगा। जानवरों की आलमी तंजीम है फोर पॉज, उनका यही कहना है कि जो है इतने बड़े जानवर, फॉर दैट मैटर कोई भी जानवर हो, वो सफारी पार्क में ही बेहतर ज़िंदगी गुजार सकता है। जू में कन्फाइन करना और एक हाथी जैसी चीज़ को एक कंटेनर जितना भी बड़ा कर दें, इट्स अ वेरी बिग एनिमल, इट नीड्स इट्स स्पेस। तो फाइनली is it the last hathi actually elephant? No, not in that particular zoo, लेकिन पाकिस्तान में और भी बड़े जू हैं। नहीं, कराची, अच्छा लाहौर में तो the last time I checked with my nephews and nieces, होती थी, उसको भी मेरा ख्याल है कि बेचारी फौती हो गई थी।
शवाला असलम हमारे साथ मौजूद है। शवाला, किस स्टेज पे है मधुबाला की मुंतकली? कंटेनर में गई है, क्या ट्रैंकुलाइजर दे दिया गया है? जी बिल्कुल, देखें इस वक्त मैं कराची चिड़ियाघर में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो हथनी मधुबाला को सफारी पार्क मुंतकली करने का जो मामला है, जो ऑपरेशन है, उस वक्त से ही उसका आगाज़ हो गया था। एक अच्छी खबर यह है कि जो हथनी मधुबाला है वो काफ़ी ट्रायल्स के बाद कंटेनर में तो दाखिल हो चुकी है और यहाँ पर जो क्रेन है उसकी मदद से जो कंटेनर है उसको लोड करने की भी जो तैयारियाँ हैं वो की जा रही हैं। हथनी मधुबाला इनिशली जब सुबह में काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी, काफ़ी ट्रायल्स के बाद वो कंटेनर में गई है और कंटेनर में दाखिल भी नहीं हो रही थी, लेकिन उसके बाद अब वो कंटेनर में दाखिल हो चुकी। जो फोरपॉज के सरबराह हैं डॉक्टर आमिर खलील, उन्होंने ये बताया है कि फिलहाल उसको बेहोश करने की अभी नीड नहीं है। जब उसको क्रेन से कंटेनर को लोड कर दिया जाएगा तो फिर ये देखा जाएगा कि उसको नीड है कि नहीं। अगर रूट्स के हवाले से हम आपको बताएं, सिटी वार्डन्स यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस की गाड़ियाँ उसके साथ होंगी कंटेनर के और रूट को भी क्लियर करवाया जाएगा लियारी एक्सप्रेस वे से और उसके बाद सुराबगोट से अबुल हसन फानी की रोड से उसको सफारी पार्क मुंतकिल भी किया जाएगा और सफारी पार्क में भी उसकी मुंतकली के लिए जो तमाम तर तैयारियां हैं वो वहाँ पर मुकम्मल कर दी गई हैं। इनक्लोजर वहाँ पर बनवाया गया है। हथनी मधुबाला के लिए जो 1 एकड़ की ज़मीन थी उसको एक्सपेंड करके तकरीबन 4 से 5 एकड़ कर दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि आपको पता है क्योंकि 15 साल के बाद इसको इस तरीके से यहाँ जू से सफारी पार्क मुंतकिल कर रहे हैं और हथनी नूरजहां के इंतकाल के तकरीबन 1.5 साल बाद ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग था। हम इसको काफ़ी ज़्यादा भी कवरेज दे रहे थे और डेडलाइंस दी जा रही थी काफ़ी KMC की तरफ से, लेकिन अब फाइनली वो दिन आ चुका है और आज ही के दिन हथनी मधुबाला रियूनाइट हो जाएगी वहाँ सफारी पार्क अपने साथियों के साथ। वहाँ उसके लिए क्या इंतजाम किया गया है? कि देखा जाए How would the facility be better? Obviously जू से तो कोई भी जगह बेहतर होगी, लेकिन हमारा मकसद इस सारे प्रोसेस को करने का यही है और सब इसीलिए इस पे बात करते रहे कि वहाँ उसकी जिंदगी बेहतर हो। शवाला, बेसिकली स्पेस तो मिल जाएगी उसे, लेकिन और क्या क्या है? मतलब बस वो अपने एक नेचुरल एनवायरनमेंट में चली जाएगी। के बाद हम शॉट्स भी चला रहे हैं। शवाला, आप हमें बेहतर एक्सप्लेन कर सकती हैं? वी कैन सी अ पाउंड, काइंड ऑफ अ स्विमिंग पूल, बाकी खुली जगह होगी। पॉन्ड। अच्छा देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जगह तो बहुत ज़्यादा छोटी थी, सुइटेबल नहीं थी। फोरपॉज ने भी ये कह दिया था कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शोर भी है। वो एक बिल्कुल ऐसी जगह है जहाँ पर जो शोर है वो किसी तरीके का नहीं होगा। जो एरिया है उसको काफ़ी एक्सपेंड कर दिया है। जो तीनों हथनियाँ हैं वहाँ पर वो आराम से रह सकेंगी। स्विमिंग पूल नया वहाँ पर बना दिया गया, इलेक्ट्रिक फेंस वहाँ पर मौजूद होगा और उसके साथ ही जो उसका इंक्लोजर है उसको भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से 3 हिस्सों में उसको बनाया भी गया है और इसके साथ ही जो मज़ीद तैयारियाँ होंगी वो वहाँ जाने के बाद। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि जो 4 से 5 एकड़ जो वहाँ पर ज़मीन है फिलहाल अभी उसका ऐसा किया है कि जो 2.5 एकड़ है वो अभी हथनी मधुबाला को दी जाएगी और जो बाकी 4 एकड़ है वो बाकी 2 हथनियों को एज सून एज ये फेमिलियर हो जाएंगी एक दूसरे से, उसके बाद जो गेट है वो बीच में से खोल दिया जाएगा और फिर तीनों जो हैं वो वहाँ पर आराम से गुजार सकती हैं ज़िंदगी। जी बहुत शुक्रिया शवाला। सो वी आर गोइंग टू इस प्रोसेस से हमें अपडेट रखती रही हैं। जब मधुबाला की तबीयत खराब होती थी आप हमें बताती थी, जब उस कंटेनर की तैयारी होती थी, यू वर रियली इन्वेस्टेड एंड थैंक यू सो मच कि आपने हमें बड़े अच्छी तरह थ्रू आउट दिस पास्ट कपल ऑफ मंथ्स इंडिया बताते रही हैं। सफर के बारे में भी उसके बताएंगे। बातें करते करते खैर और आफियत गुजरे मधुबाला का ये सफर। और एकदम से हमें ख्याल आया मधुबाला, सोनिया एंड मलाइका, मतलब आप सोच सकते हैं कि 3 फीमेल हथनियाँ टुगेदर क्या एंजॉय होने वाला है। बड़ा ही मजा आएगा, गर्ल पार्टी होंगी। अच्छा जी, अब ये वैसे तो नहीं दोहराने की जरूरत, लेकिन चलें दोबारा कह देते हैं कि इंसान जो कुछ खाता पीता है उसकी सेहत पर बराह रास्त उसका असर होता है और ये हम सब जानते ही हैं, लेकिन ये अक्सर भूल जाते हैं कि ये सब जहाँ से खा रहे हैं, यानी आपका माउथ, आपके दांत, वो जगह कितनी अहम है। और इसी को ओरल हेल्थ कहा जाता है। लोगों को इस पे मजीद तवज्जो देनी चाहिए। पर्टिकुलरली हम बच्चों की ओरल हेल्थ को अक्सर इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से सवेयर इश्यूज होते हैं, मतलब जनरल एनेस्थीसिया तक बात पहुंच जाती है, फिर उनके दांत निकालने पड़ते हैं। हेलियन पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और जनरल मैनेजर फरहान मोहम्मद हारून साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे मालूम करेंगे कि इनके फरहान साहब क्या प्लान्स हैं। अच्छा, प्लान्स का भी पूछ लेते हैं, लेकिन जल्दी से पहले तो ये बता दें कि क्या हमारी ओरल हाइजीन जो है पाकिस्तानियों की इन जनरल ठीक है आपके मुताबिक? कोई आप लोगों ने तो सर्वे वगैरह किया होगा। सो पाकिस्तान इज़ वेरी सिमिलर टू द डेवलपिंग वर्ल्ड, मगर 1-2 स्टेटिस्टिक्स हैं तो थोड़ा सा अलार्मिंग है। 12% ऑफ पाकिस्तानीज डोंट इवन ब्रश देयर टीथ।
हाउ इज दैट इवन, ये कितनी बुनियादी चीज है ना, हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? हम नॉट टॉकिंग अबाउट हम एक टूथपेस्ट और टूथब्रश कुछ तो करते होंगे, सो देसी मंजन कर लेते होंगे। नहीं, मंजन भी जो है पाउडर इज आल्सो ए पार्ट ऑफ 88%। तो 10% है उसमें देसी टोटके भी हैं, कोई नमक के पानी से कुल्लियां करना, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं, बिकॉज दैट रिजल्ट्स इन बैड ब्रेथ एज वेल, राइट? एक मुंह से बू आती है, इस वजह से कुल्लियां करना, मिसवाक करना, वो सब हो रहा है। ब्रश का जो काम होता है वो तो ब्रश ही कर सकते हैं। क्योंकि देखिए एक और भी चीज़ है, बहुत सारे जो अब देसी टोटके हैं उसकी कंसिस्टेंसी ऑफ क्वालिटी नहीं है। तो अगर आप मिसवाक भी कर रहे हैं तो इट्स अ गुड थिंग, बट आप कंसिस्टेंट ऑफ क्वालिटी तो आप इंश्योर नहीं कर सकते, कभी अच्छी है कभी नहीं। जो टूथ ब्रशिंग है वो 88% ब्रश कर रहे हैं। उसके इसके अलावा 2 out of 3 पाकिस्तानीज हैव सेंसिटिविटी, यानी ठंडा गर्म लगना। 2 out of 3, that's a huge 67% on dot। तो इसका मतलब है दांतों के अंदरूनी मसाइल है ना, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी क्रिएट हो रही है। एंड द थर्ड स्टैटिस्टिक व्हिच इज आल्सो अलार्मिंग, 1 out of 2 नियरली 49-50% उनको ब्लीडिंग गम्स है, यानी दांत साफ करते हुए आप स्पिट करते हो, और बच्चों के भी बहुत होते हैं। यस, सो ये मैं एडल्ट का बता रहा था। बच्चों के अंदर भी प्रॉब्लम है, बिकॉज शुगर इनटेक बच्चों में बहुत ज़्यादा है। आप कॉर्नफ्लेक्स से लेके आई वाज जोकिंग विद माय टीम के जो तवा पराठा है उसके अंदर भी चीनी है, राइट? जो हम इवन जो बच्चे दूध पीते हैं उसमें भी कुछ मिला के पी रहे होते हैं, या तो सो मच ऑफ शुगर इनटेक दैट रिजल्ट्स इन दैट अ चैलेंज। अच्छा, एक और चीज़ है कि जब प्लाक आता है, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा अनफॉर्चुनेट कि सामने भी नज़र आ रहा होता है प्लाक, तो वो जो गम्स हैं और दांत के बीच में गैप होना शुरू हो जाता है, वो रिसीड करते जाते हैं। फिर व्हेन यू रीच लेट 40s इसके बाद वो वापस नहीं आ सकते क्योंकि वो बहुत वीक हो गए। सो दिस मीन्स कि जो ब्रशिंग टेक्निक्स से लेके, ब्रश की क्वालिटी से लेके, टूथपेस्ट की क्वालिटी से लेके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड द लास्ट वन दैट आई वुड ऐड इज कि हमारे यहाँ एक और जो मिथ है कि जितना आपके ब्रिसल्स जो ब्रश के दांत कह लें सख्त होंगे, वो जितना सख्त होंगे उतना अच्छा। उस पे लिखा भी तो होता है ना, आप सॉफ्ट लें या मीडियम लें, तो उससे होता है कि हम इनेमल भी ख़राब करते हैं, मसूड़े भी ख़राब करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली जैसे टूथपेक और इन चीज़ों का इस्तेमाल या हार्ड ब्रश के साथ जो गम्स अगर पंक्चर होंगे तो वो जो है वो सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म है, बट कितनी बार, राइट? सो व्हेन यू गो टुवर्ड्स वीकनिंग ऑफ योर गम्स तो ज़ाहिर है लेटर स्टेज में प्रॉब्लम। ऑल्सो मेरे पे एक बेसिक सा सवाल ही है, रात को आप ब्रश करके सो गए, लेट गए, सुबह उठते साथ ही ब्रश करना मेक सेंस? क्योंकि बाज़ लोग कहते हैं गुड बैक्टीरिया भी होता है मुंह में, आप नाश्ता कर लें और उसके बाद ब्रश कर लें। व्हाट शुड बी द आइडियल रूटीन, कि हम नाश्ते से पहले ब्रश करें या नाश्ते के बाद ब्रश करें, क्या करें? क्योंकि अभी रात को तो ब्रश करके सोए, हमने कुछ नहीं खाया पिया। अच्छा देखिए, पूरी रात जब कुछ भी नहीं हो रहा मुंह में, तो देन देयर इज़ अ फैक्ट्री वर्किंग इनसाइड। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद आपने टूथब्रश करना है। पाकिस्तान में 56% ऑफ द पीपल आउट ऑफ दोस 88%, 56% ऑफ द पीपल 2 बार ब्रश कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे हैं। सिर्फ चैलेंज ये हो रहा है। अच्छा, और ब्रश भी जब कर रहे हैं तो आप ज़बान को साफ़ नहीं कर रहे। सो व्हेन यू आर ब्रशिंग योर टीथ, व्हाट यू हैव टू डू इज कि यू हैव टू ब्रश योर टंग एज वेल। अब जब आप रात में सोए, इवन आपने दांत ब्रश किए तो भी जो बैक्टीरिया है वो आपकी ज़बान पे है, एंड देन इट सर्कुलेट्स अराउंड। ये 1-2 दिन में मसला नहीं होता, दैट्स इन द लॉन्गर स्केल ऑफ टाइम। जब ये इस तरह की हैबिट होती है तो देन टूथ डीके, दांतों के इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं। एक और भी प्रॉब्लम है कि अब ना विद ऐसे ऐसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, यू टॉक टू यंगर पॉपुलेशन, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेप, फिर वो जो पुराने हैं उनमें सिगरेट, चाय, दैट इम्पैक्ट, राइट? और वो जितना रिसीडिंग गम्स होंगे वो इवेंचुअली आपको प्रॉब्लम करेंगे। सो नाउ वेयर वी कम इनटू प्ले, सो हेलियन पाकिस्तान इज द लार्जेस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ टूथपेस्ट एंड ओरल हाइजीन के अंदर हम वी आर वेरी बिग। सो सेंसोडाइन एंड पैराडोंटिक्स आर द 2 टूथपेस्ट जो हम पाकिस्तान में सेल करते हैं। ग्लोबली वी हैव मोर टूथपेस्ट लाइक एक्वा फ्रेश, मकलीन्स, ये भी हमारी टूथपेस्ट हैं। नाउ ऑब्जेक्टिव इज़ कि ओरल हाइजीन और सेल्फ केयर, बिकॉज हेलियन वर्क्स इन अ सेल्फ केयर कैटेगरी, जिसमें हमारे कैल्शियम सप्लीमेंट्स हैं, पैनाडोल है, CAC है, एडविल है, सेंट्रम है, दीज आर आवर ब्रांड्स। What we want is, even in oral health care, we work with individuals, consumers, customers, patients, doctors, dentists, किस तरह हम सेल्फ केयर को फ़रोग़ दे सकें थ्रू ओरल हेल्थ केयर। The first line of defense for our self care and well being is oral hygiene. अच्छा, ये जल्दी से ये बता दें कि अगर हम इसको एक लाइफ लॉन्ग गुड हैबिट बनाना चाहते हैं तो हम ज़रा छोटे बच्चों से बात स्टार्ट करते हैं। ये सारी टूथपेस्ट आपने मेंशन किया, एंड देन देयर आर अदर्स इन द मार्केट। समटाइम्स इट फील्स दैट्स टू हार्ड फॉर यंग किड्स
तो बच्चों के लिए आदत में और वो पहले ही रिजेक्ट कर दें कि नहीं चाहिए, केमिकल तो सारा कुछ तो है, तो क्या होना चाहिए इस्तेमाल करें? सो देखिए, आज से 20 साल पहले चले जाएं तो घर में एक ही टूथपेस्ट होता था पूरे। अच्छा, उस वक्त की खुराक और अब में ये भी फ़र्क है, राइट? नाउ व्हाट इज़ हैपेंड इज कि बच्चों को जो इनामल है वो हाफ ऑफ स्ट्रेंथ है जो एडल्ट की है, तो ऑब्वियसली फ्लोराइड का कंटेंट उतना नहीं होना चाहिए। सो व्हाट वी डिड दिस ईयर अर्ली, वी हैव लॉन्च सेंसोडाइन प्रो एनामल किड्स, जो 3 कैटेगरीज में 0 to 2 years ऑफ एज, 3 to 5 and 6 to 12, और वो एज के हिसाब से फ्लोराइड कंटेंट है। सो अगर खुदा न खास्ता 0 to 2 वाला बच्चा उसको सोलो भी कर ले तो हैज़ार्डस ना, तो उसका बिकॉज़ ये भी एक डर बच्चे तो कर ही लेते हैं, आपको पता है सोलो। बहुत शुक्रिया आपका, हेलियन पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनरल मैनेजर फरहान मोहम्मद हारून साहब। We spoke about oral hygiene। आपको पता है आप बच्चों के अलग वेरिएंट्स हैं टूथपेस्ट्स के, सो आप उनको वही, क्योंकि बच्चों को कुली कराना बहुत मुश्किल काम होता है। और प्लीज़ ये एक अच्छी आदत है, ये तो मतलब ये तो डेवलप कर ही लेना, इससे 1000 बीमारियां जो हैं वो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी। एंड देन ऑब्वियसली ज़िंदगी है, बहुत से चैलेंजेस होते हैं, बट एटलीस्ट ये आपकी एक अच्छी आदत जो है वो होनी चाहिए। प्रोसेस होता है। आई वुड टीच हुरैन माय डॉटर कि कुली कैसे करनी है, बिकॉज़ एवरी टाइम शी वुड टेक वाटर एंड शी वुड ड्रिंक इट। यस, सो वो कर करके पूरा घर लगा था इस मश्क पे कि किस तरह हम कुली करना सिखाएं। राइट, बहुत शुक्रिया फरहान साहब फॉर बीइंग हियर। इस्लामाबाद से ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम करेंगे, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अयाज अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज, बताइएगा, मुज़ाकरात की भी बहुत बात हो रही थी, बार बार लीडरान एज इन 2 दफ़ा तो हुई कल मुलाकात, एक वीडियो पैगाम की भी बात हुई, फिर यही था कि जी बुशरा बीबी नहीं मान रही, तो क्या इमरान खान भी नहीं मान रहे इसीलिए बुशरा बीबी नहीं मान रही और डी चौक पर ही आना चाहते हैं और बाकी लोग कहते हैं जी ज़रा दूर हो जाएं? क्या मामला है इस वक्त? अब्दुल्ला, देखिए, पहले कल जो मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ था वो स्पीकर हाउस इस्लामाबाद में हुआ था, जिसमें हुकूमत की नुमाइंदगी मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला ने की थी और वहाँ से बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौहर जो थे वो PTI की तरफ से थे और बाद में लेटर ऑन असद कैसर ने भी उनको ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद जब बातचीत हुई तो हुकूमत ने उनको कुछ ऑप्शन दिए कि अगर आपने एक तो उनसे दरख्वास्त की गई कि अगर आप इस चीज़ को थोड़ा पोस्टपोन कर लें, क्योंकि आज बहुत अहम एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, बेलारूस का वफ्द यहाँ पर मौजूद है, प्राइम मिनिस्टर भी, सदर भी उनके यहाँ पर आ चुके हैं, तो थोड़ा सा इम्पैक्ट गलत जाएगा, तो आप इसको थोड़ा लेटर ऑन कर लें या जहां वहां रुक जाएं। जिस पे उन्होंने कहा नहीं हम तो आएंगे। उसके बाद उनको 2 ऑप्शन दी गई, एक तो उनको संजानी का कहा गया, दूसरा उनको पेशावर मोड़ की बात की गई कि अगर वहां तक आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लें तो तब भी कोई इसमें मुज़ायका नहीं है। उसके बाद फिर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि क्योंकि हमारे पास इख्तियार नहीं है, बानी PTI ने इस चीज़ का फैसला करना है, तो रात गए खुसूसी मुलाकात उनकी अडयाला जेल में करवाएगी और उसके बाद उस मुलाकात के हवाले हमने रात को जो है वो G19 के नाज़रीन को भी दिया कि एक वीडियो रिकॉर्ड पैगाम भी रिकॉर्ड करवाया गया बानी PTI से, जिस पे उन्होंने आमादगी जाहिर की, जो एक ऑप्शन दिया गया संजानी का उनको। लेकिन क्योंकि इस वक्त इस पूरे प्रोटेस्ट और तमाम मामलात को बुशरा बीबी खुद लीड कर रही हैं, तो बैरिस्टर गौहर कल उनके पास खुद बुशरा बीबी के पास वहाँ पर गए और उन्होंने खान साहब का वीडियो पैगाम भी उनको दिखाया और उस पर लेटर ऑन अली अमीन गंडापुर से भी उन्होंने रब्ता किया, जिस पे हमारे पास खबर यही कि बुशरा बीबी जो है उन्होंने कहा कि अब जो है वो तीर कमान से निकल चुके हैं, अब हम आ चुके हैं, अब हम हर सूरत जो है वो डी चौक जाएंगे। तो हमारे पास जो इतलात यही है कि बुशरा बीबी जो है वो खुद इस तमाम मामलात को अब लीड कर रही हैं और वो ये चाहती हैं कि जो प्रेशर बिल्ड हो चुका है इस वक्त हुकूमत के ऊपर और तो उस प्रेशर को बजाय रिलीज़ करने के हम मज़ीद इसको बढ़ाएं। अब सूरत हाल ये कि पेशावर मोड़ तक जो है बुशरा बीबी अपने काफ़िले को लेके आ गई हैं और मज़े की बात अब्दुल्ला ये है कि अली अमीन जो इसको लीड कर रहे थे वो पीछे हैं और अभी उन्होंने उनको थोड़ा सा उनके काफ़िले को ज्वाइन किया। अली अमीन ने कल कोशिश की है, वहाँ पर बड़े टाइम उन्होंने वहाँ पर आपको रिस्ट्रेट किया, वहाँ पर रुके रहे, लेकिन क्योंकि बुशरा बीबी अब इस चीज़ को कमांड करके सामने लेके आ रही है, उनको रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा मिल रहा है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग कारकुनान उनको वेलकम कर रहे हैं। तो ये आपको पता है करिश्मा बड़ा ज़बरदस्त होता है एक चीज़ का, जब आपको एक चीज़ नज़र आ रही हो, एक लीडरशिप नज़र आ रही हो कि शायद हो सकता है कि मुस्तकबिल में आई डोंट नो अब उनके जहन में क्या होगा, लेकिन जिस तरीके से पेशावर से वो निकली हैं उनका ये मकसद यही है कि जो मेरे अकब में डी चौक है यहाँ पर इन्होंने हर सूरत पहुँचने की ख्वाहिश जाहिर की है। मुज़ाकरात करने की भी हुकूमत ने बारहा कोशिश की। अभी जब मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ ताहाल ऐसी कोई बात नहीं है कि हुकूमत ने कोई इनसे दोबारा रब्ता किया है, अभी दोबारा रब्ता नहीं हुआ है। बुशरा बीबी पहुँच गई हैं G11 तक। थैंक यू याज, अभी टाइम कम है, कुछ देर में आपको दोबारा फिर हम जहमत देंगे और इस डेवलपमेंट और अपडेट हम आपसे पूछेंगे। हुकूमत के क्या इरादे हैं, किस तरह से इस मामले को टैकल करना है और हुकूमत के लिए शायद थोड़ा सरप्राइज भी है क्योंकि बुशरा बीबी का इस तरह मार्च को लीड करना, आखिरी टाइम तक तो ये इत्तला थी वो बीमार है, और खासतौर पे अभी हम इससे लेकिन शायद वो चकमा देने की कोशिश थी बिकॉज
शी इज प्रैक्टिकली लीडिंग द कॉन्वॉय। नो, शी एक्चुअली इज लीडिंग द कॉन्वॉय, और खासतौर पे क्योंकि हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट से अभी पिछले घंटे में जब बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि अली अमीन गंडापुर जो कि ट्रेडिशनली वही लीड करते हैं और अभी भी वही कर रहे थे, लेकिन अब वो पीछे हैं। तो बुशरा बीबी हैज ऑलरेडी, उन्होंने वहां पे रुकने की कोशिश की कि कोई बात बन जाए, ही वाज रिलक्टेंट टू कम एंड जॉइन हर एट G11। दूसरा, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ये भी बता रहे हैं कि कुछ मुज़ाकरात जब हुए, कोई बातचीत चली, तो देयर वाज अपेरेंटली अ मैसेज फ्रॉम बानी PTI खान साहब, जिसमें जो भी उन्होंने बात की, परहैप्स उस पर तो हम स्पेकुलेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपेरेंटली बुशरा बीबी हैज स्टक टू हर गन्स के, वो जिसको कहते हैं ना कि तीर जो है वो कमान से निकल गया है और अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं तो हम आगे डी चौक तक भी जाएंगे। सेनेटर तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तलाल साहब, तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन इस्लामाबाद में आ चुके हैं, बहुत सी जगहों पे तसादुम भी हुआ है, टकराव भी हुआ है, एक पुलिस कांस्टेबल की शहादत भी हो गई है। इतना सब कुछ होने के बावजूद हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात भी सॉर्ट ऑफ कभी चलते हैं कभी बंद हो जाते हैं। क्या इन हालात में मुज़ाकरात से कुछ उम्मीद रखी जाए या आपको लगता है आज कोई मुस्बत पेशरफ्त हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कांस्टेबल शहीद हुआ है उसका इंतहाई अफसोस है, और ये है वो पुरअमन एहतजाज जो कि लोगों को नजर आ रहा है कि जब ये आते हैं लोग शहीद होते हैं, जख्मी होते हैं, बेशुमार इमलाक को नुकसान पहुंचता है, आग लगाई जाती है। ये है इनका पुरअमन एहतजाज। और मुज़ाकरात जो है वो इसलिए किए जा रहे हैं कि हुकूमत ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहती, हुकूमत इनका मकसद पूरा नहीं होने देना चाहती। ये लाशें चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इनकी सियासत जो हर दफा दी गई डेडलाइन के साथ दफन हो गई है, कभी इलेक्शंस करवाने की डेडलाइन, कभी तहबाला करने की डेडलाइन, कभी 26वीं तरमीम ना मंजूर होने की डेडलाइन, तो ये सारी डेडलाइन जो है इनकी वो नाकाम हुई हैं। और ये आखिरी जो लास्ट कॉल इन्होंने दी हुई है ये भी नाकाम आपके सामने हुई है। 3 सूबे तो ऐसे खामोश रहे कि जैसे उन्हें पता ही नहीं कि पाकिस्तान में कोई एहतजाज हो रहा है, और एक सूबे से सरकारी वसाइल के साथ जो एक यलगार की जा रही है उसमें भी चंद हजार आदमी हैं, और वो भी पुरतशद्दद फायरिंग की जा रही है, गुलेले इस्तेमाल की जा रही हैं, पत्थर और बाकी हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हुकूमत मुज़ाकरात से सिर्फ एक उसका मकसद है कि कोई और लाश ना गिरे और ताकत का कम अज कम इस्तेमाल करके इनको नाकाम बनाएगा। तलाल चौधरी साहब, बहुत सी बातें हो रही हैं जिसमें एक बात ये भी है कि हुकूमत के लोग आजकल इस एहतजाज पर तनकीद का एक मरकज़ी नुक्ता ये रख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वाले इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने के बजाय कुर्रम जाकर वहाँ के हालात क्यों नहीं देखते। और बात ये है कि गंडापुर साहब नहीं गए तो हमारे वज़ीर दाखिला या वज़ीर आज़म खुद कौन सा वहाँ गए हैं, तो उनकी साइड से भी एक क्रिटिसिज्म तो आ सकती है ना। तो क्या उनका काम मुतासरीन से इजहार यकजहती नहीं है? उनको भी जाना चाहिए था। वफाकी हुकूमत लगातार जो वफाक के वहाँ पर नुमाइंदे हैं गवर्नर, उनसे राब्ते में, और हमने इन्हें ये भी पेशकश की है कि वफाक की कोई भी आपको इमदाद चाहिए उसके लिए हम हाजिर हैं, लेकिन पहला फर्ज जिनका बनता है उन्हें ही ये अदा करना पड़ेगा। अगर हम डायरेक्टली वफाक इंटरवीन करेगा तो फिर कहा जाएगा कि वफाक ना जाने क्यों इंटरवीन कर रहा है। कुर्रम वाले मामले पर जिस तरह बेहिसी दिखाई गई है ये काबिल मजम्मत नहीं है। ये बेहिसी इनकी पहले भी आप पाकिस्तान के मसाइल पर इसी तरह होती है। इमरान खान अपनी ईगो को और अपनी ज़ात को पाकिस्तान से और पाकिस्तान के कौमी मफाद से बड़ा समझते हैं। लोगों की जान से बड़ी इनकी ईगो है और इनकी सियासत है, और इनकी सियासत इनकी अपनी हुकूमत या अपनी ज़ात के गिर्द घूमती है। तो अगर इस तरह की बेहिस हुकूमत हो तो अफसोस ही किया जा सकता है कि KPK की लोगों ने किन लोगों को वोट दे दिए जिनमें इतने बेहिस हैं कि इतनी जाने पर भी उनकी कोई उन पर उन्हें परवाह नहीं। तलाल साहब, अब ऑब्वियसली बहुत सी बातें हो रही हैं। अब उसमें ये भी है कि ये सिर्फ जो हो रहा है ये आजकल का मामला तो है नहीं, और गुज़िश्ता माह भी आपको पता है कि एहतजाज हुआ था, इस माह भी हो रहा है, हर चंद हफ्ते बाद यही सब होता है। आप
एक शख्स को जेल से नहीं निकालते और इस्लामाबाद को जेल बना देते हैं। तो क्या इमरान खान को कैद रखना इतना ही ज़रूरी है कि इसके लिए इतना सब दाव पर लगा दें कि पूरा का पूरा एक शहर तो बंद हो ही जाता है और फिर पूरा मुल्क ही देख लें, मोटरवेज देख लें सारी। देखिए, बगावत का ऐलान जो है वो कोई भी करे, वो कोई सियासी जमात करे या कोई और, बगावत कामयाब नहीं होने दी जा सकती। अफरा तफरी, इंतशार, हमेशा ऐलान उस वक्त होता है जब कोई अहम तरीन दोस्त मुल्क अपने वफद समेत पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट के लिए आया होता है। अभी भी एक बेलारूस के प्रेसिडेंट मौजूद हैं अपने बहुत बड़े वफद के साथ, जो मिलियंस ऑफ डॉलर पाकिस्तान में लगाना चाहते हैं। आप ये आए हों तो फिर मुजाहिरा, चीन के वफद वजीर आजम आए हों तो तब मुजाहिरा, अगर सऊदी अरब का वफद आया हो तो उस वक्त यलगार। तो ये टाइमिंग जो है ये बड़ी अहम है और इस पे ये ना आप समझें कि ये हुकूमत कमजोर है, रियासत से लड़ना नामुमकिन है। अल्हम्दुलिल्लाह रियासत इतनी ताकत रखती है और उन्होंने इनकी हर कॉल को नाकाम बना के दिखाया है। हो सकता कि आप जत्थों को ये इजाजत दे दें कि वो जो मुतालबे भी करें, वो किसी दहशतगर्द को चाहें, वो किसी मुजरम को चाहें, जब मर्जी अपने चंद हजार लोग आके आजाद करवा लें। ये रवायत नहीं डाली जा सकती और ना ये रवायत डलने देंगे। पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। बानी पीटीआई अब बहुत पीछे रह चुके हैं और उनकी वो अहमियत या उनकी जमात की भी वो अहमियत नहीं रही जो वो समझते हैं। वो अपने आप अपनी सियासी रवैया अख्तियार करें, पाकिस्तान का मुफाद अजीज करें, अपनी जात नहीं। और ये जो मर्जी करें, एनआरओ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। शुक्रिया तलाल साहब, लेकिन इस जुमले पे आप ज़रूर गौर कीजिएगा कि उनकी जमात या उनकी वो अहमियत नहीं रही, लेकिन इतनी अहमियत ज़रूर है कि उनकी जमात के एहतजाज के बायस आपने पूरा मुल्क जैम कर दिया। ये हम एक्चुअली कल भी ये बात कर रहे थे कि अगर वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो भी आता है हुकूमती जमात से वो यही बात करता है कि वो इतने लोग भी नहीं हैं, इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं हैं। तो इतने इंपॉर्टेंट लोग जो नहीं हैं उनको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देना? फिर आपने क्यों 2 शहर जो हैं उनको बंद करके, पूरी मोटरवेज को बंद करके, मरी रोड को तो कहा जा रहा है जगह जगह से फाड़ भी दिया है। तो ये तो ज़रा वही हमारा एक टर्म है, ओवरकिल हो गया ना थोड़ा सा। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की। अभी तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है, इस्लामाबाद तक पहुंच चुकी है और उसका बराह रास्त असर पड़ता है। लेकिन होपफुली मार्केट आज भी बेहतर परफॉर्म करे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तेज़ी का रुझान बरकरार है। मार्केट 1 लाख पॉइंट्स की तारीख साज रिकॉर्ड के करीब खड़ी है। एक मौके पर कल स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 99,317 पॉइंट्स को छू गया। और अभी की सूरत हाल भी हम चाहेंगे कि हम मालूम करें, कुछ देर तक आपको अपडेट करें। रुपए की कदर में भी इस्तेहकाम आ रहा है। इंटरबैंक में कल डॉलर 6 पैसे सस्ता हुआ। मौजूदा सियासी तलखी के माहौल में भी मुल्क की मईशत से मुताल्लिक तमाम आशारियाँ मुस्बत हैं। अच्छा, आप अभी का हाल भी पूछ रहे थे, तो अभी आपको बता दें कि एज वी स्पीक मार्केट जो है वो 300 पॉइंट्स नीचे गई है। ठीक है, चलिए होपफुली कुछ स्टेबिलिटी आए और इतना ज़्यादा मसला ना ख़राब हो। चंद दिन पहले ही वज़ारत ख़जाना के मुशीर बने हैं खुर्रम शहजाद साहब। आपको पता है पहले भी हमारे शो पे आते रहे हैं, तो उनसे मालूम करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो खुर्रम शहजाद साहब, कभी ये ख्वाब ही लगता था कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 1 लाख पॉइंट्स के करीब जा सकती है, लेकिन आज ये हो रहा है। तो जो ट्रेंड चल रहा है, इसकी वजूहात क्या हैं और इसमें हुकूमती पॉलिसियों का कितना आप समझेंगे कि क्रेडिट देना चाहिए? खुर्रम साहब, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? We're trying to connect with him again. अच्छा, ठीक बनता भी है, बिकॉज जब भी हमने स्टॉक मार्केट वगैरह की बात की है तो ऑब्वियसली हम एक मुस्बत रुझान के लिए दुआ भी करते हैं और जब हो तो हम आपको बड़ा एक फ़ैन फेयर के साथ, एक ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ बताते भी हैं। लेकिन यकीनन 1 लाख पॉइंट्स के करीब जाना, इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट एंड दैट इज़ व्हाट वी वांट टू नो कि क्या सर्कमस्टांसेस बने जो यहाँ तक हम पहुँचे। खुर्रम शहजाद साहब विल बी जॉइनिंग अस शॉर्टली और उनसे हम पूछेंगे। और फिर ज़ाहिर है हम जहाँ मुस्बत अशारियों की बात करते हैं वहाँ आवाम ये भी कहते हैं कि यार महंगाई बढ़ने की शरह में तो नुमाया कमी आई है और तवक्को से ज़्यादा कमी आई है, लेकिन लोगों का रिलीफ जो है ना
वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो रिलीफ लोगों को कब मिलना शुरू होगा या कब महसूस होगा एटलीस्ट, क्योंकि लोगों को रिलीफ मिल जाए या वो महसूस करें कि उन्हें रिलीफ मिल रहा है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, अभी हम इस टॉपिक को थोड़ी देर के लिए रोकेंगे। अच्छा? और ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी तो आपको पता है ज़रा इंस्टेबिलिटी है एंड दैट डायरेक्टली अफेक्ट्स द स्टॉक मार्केट एज वेल। अबू बकर सिद्दीक हमारे साथी हैं, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं और कल से हमें अपडेट कर रहे हैं। धरने के साथ इन्होंने ट्रैवल करना शुरू किया था फ्रॉम पेशावर। अबू बकर सिद्दीक, आप बताइएगा कि अभी एग्जैक्टली क्या सूरत हाल है? सब लोग रुके हुए हैं। आखिरी इत्तलात ये थी कि बुशरा बीबी के काफिले को भी अली अमीन के काफिले ने ज्वाइन किया हुआ है, तो किस बात का इंतजार किया जा रहा है कि नाश्ते वगैरह के बाद सफ़र दोबारा शुरू करेंगे? वैसे तो सफ़र कोई ख़ास रह नहीं गया, और मुज़ाकरात के हवाले से भी अभी कोई अपडेट है आपके पास एज वी स्पीक? खबर जो ज़राए ने हमें दी है तो वो ये है कि बानी पीटीआई ने वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा से जो है गुज़िश्ता रोज़ जेल से टेलीफोनिक रब्ता किया था, और बेसिकली ये रब्ता तब हुआ था जब वो मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली साहब जो है वो जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए गए हुए थे, और उन्होंने जो है ये गुजारिश की अली अमीन गंडापुर के बानी पीटीआई को कि वो अली अमीन गंडापुर से जो है वो टेलीफोनिक रब्ता करे और जो उनके अहकामात है, जो डायरेक्शन है, तो वो डायरेक्टली जो है वो अली अमीन को जो है वो दे दे। तो जब अली अमीन से जो है बानी पीटीआई की बातचीत हुई है टेलीफोन पर, तो बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर को जो है डी चौक के बजाय संजानी में ही धरना देने की हिदायत की है, और टेलीफोन पर गुफ्तगू के वक्त जो है वज़ीर के साथ उमर अयूब और दीगर जो रहनुमा है तो वो भी जो है मौजूद है, और उमर अयूब और दीगर रहनुमाओं ने भी बानी पीटीआई की गुफ्तगू जो वज़ीर के साथ हो रही थी तो वो सुनी है, और वज़ीर ने फिर जो है अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब ने बानी पीटीआई का जो पैगाम है तो वो बुशरा बीबी को पहुंचाया। लेकिन इस वक्त बुशरा बीबी जो है वो बज़िद है, और उनका जो फैसला है कि डी चौक में एहतजाज रिकॉर्ड करना है तो वो उनका फैसला जो है वो बदस्तूर अपने फैसले पे कायम है, और उनका यही कहना है कि वो वही डी चौक पर ही जो है तो अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करेगी। अगर मैं आपको कल का अहवाल जरा बता दूं, कल जो है वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा की और उमर अयूब की बुशरा बीबी से जो है मुसलसल मुलाकातें जारी रही, और मुलाकातें जो है ये मुजाहरे के दौरान बुशरा बीबी की गाड़ी में ही की गई थी, और ज़राए का ये बताना है कि अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब जो है वो बुशरा बीबी को डी चौक के बजाय संजानी में एहतजाज करने पर मना रहे थे, लेकिन वो अपने इस कोशिश में जो है वो नाकाम हो गए। उसके बाद वो खुद आगे आ गई और उनका काफिला अली अमीन के काफिले से आगे निकलकर G11 तक पहुंच गया। नहीं तो अब अबू बकर आप क्या देख रहे हैं, क्या हो रहा है कि बाकी जो काफिले जो कल से चले हुए हैं और मर्ज हो रहे थे, क्या वो संजानी की तरफ जा रहे हैं या बुशरा बीबी के पीछे G11 तक पहुंच रहे हैं? अल्टीमेटली किसने? फिर अली अमीन भी मान गए कि हाँ जी ये हमारी नहीं मान रही है तो हम इनकी मान लेते हैं। क्या हुआ फिर? देखिए जी, इस वक्त चूंकि हम देख रहे थे कल से ही कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन है तो वो प्रोटेस्ट के हवाले से जो भी कुछ बात हो या जो भी कोई डायरेक्शंस हो तो वो अली अमीन के बजाय जो है वो बुशरा बीबी को इस मामले पे फॉलो करते हैं, और जो डायरेक्शंस बुशरा बीबी कारकुनों को, चूँकि अब वो खुद जो है वक्तन फ़वक्तन जो है वो खिताब भी करती है और डायरेक्शंस भी देती है, जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ हज़ारा इंटरचेंज पे अली अमीन जो है वो रेस्ट एरिया में मौजूद थे, और उनकी जो उसके बावजूद जो है बुशरा बीबी ने डायरेक्शंस दिए कारकुनों के कि वो आगे बढ़े, और वो जो है बुशरा कारकुन जो है जितने भी काफिले थे तो वो बुशरा की क़यादत में जो है रवाना हुए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बुशरा बीबी डायरेक्टली और कारकुन उन्हीं को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, सो शी इज क्लियरली लीडिंग द शो, वो तो हमें पता ही लग गया। कल वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने भी बात की कि, और बड़ी उनकी मानी खेज बात थी कि अब क्या इमरान खान से भी कोई बड़ा लीडर आ गया है पीटीआई में कि हमें ये अंडरस्टैंडिंग थी कि संजानी पे ये धरना करेंगे, वहां एहतजाज करेंगे, जलसा करेंगे। हम ये पूछ इसलिए भी रहे हैं क्योंकि आपकी ये जो खबर है हमें बता रही है कि खान साहब ने तो डायरेक्ट कर दिया, उन्होंने तो बड़े क्लियर डायरेक्टिव सारों को दे दिए कि संजानी तक ही रहें। अपने शौहर की इंस्ट्रक्शन भी नहीं मान रही, यानी कि वो खुद ही अब फैसले कर रही हैं, चाहे उन्हें ये कहा जा रहा है कि ये उनके शौहर की बानी पीटीआई की इंस्ट्रक्शन है, वो उस पे भी नहीं मान के एग्जीक्यूशन कर रही।
अब्दुल्ला, इस वक्त ऐसी सिचुएशन है क्योंकि बैरिस्टर गौहर जो है तो वो चेयरमैन है इस वक्त पार्टी के, और बैरिस्टर सैफ जो है वो भी खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात है, तो वो दोनों मुलाकात कर चुके हैं और उनके साथ मुलाकात में जो है बानी पीटीआई जो है वो इन दोनों रहनुमाओं से एग्री कर चुके हैं कि आप जो है डी चौक ना जाए और आप संजानी की तरफ चले जाए और वहां पर जो है धरना दे। और प्रॉपर जो है ये कम्युनिकेट हुआ है बुशरा बीबी को, इवन यहाँ तक बुशरा बीबी को कहा गया कि ये ऑफर हुई कि वीडियो एक स्टेटमेंट जो है वो बानी पीटीआई का रिकॉर्ड करके आपको दिखाते हैं और उसमें जो है वाज़ेह हो जाएगा कि ये बानी पीटीआई के ही इंस्ट्रक्शंस है कि वो संजानी में ही प्रोटेस्ट वीडियो मैसेज है उसमें भी क्या यही है? इत्तलात क्या है कि संजानी पहुंच जाए, डी चौक ना आ जाए? वो जो वीडियो मैसेज इत्तलात थी कि रिकॉर्ड हुआ है, शायद वो भी दिखाया गया हो बुशरा बीबी को, और बारहा उनको सब लोग आके बता रहे हैं कि टेलीफोन पे भी बात हुई है, लेकिन बात ये है कि वो अपनी कर रही हैं, वो इस मौके पे बानी पीटीआई की भी नहीं सुन रही हैं। तो हमें तो तासुर ये मिल रहा है कि शायद उन्होंने इमरान खान से भी ओवरटेक कर ली है, मतलब पार्टी। बिल्कुल, वीडियो स्टेटमेंट के हवाले से दो बातें सामने आ रही है। एक तो ये कि ये ऑफर की गई है हुकूमत की जानिब से पीटीआई क़यादत को कि अगर बुशरा बीबी नहीं मानती तो उनके लिए हम एक वीडियो स्टेटमेंट जो है वो करा देते हैं, बानी पीटीआई का रिकॉर्ड करा देते हैं और वो उनको दिखाया जाएगा। लेकिन पहले ये बात उनके साथ डिस्कस की जाए कि अगर वीडियो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है तो फिर आप जो है हुकूमत के साथ इस मामले पे मुत्तफिक होगी और संजानी में ही आप अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करेगी। लेकिन ये जब कम्युनिकेट हुआ बुशरा बीबी को तो वो जो है एग्री नहीं हो रही थी और उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि जो भी हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने जो मेरे साथ मुलाकात की थी लास्ट टाइम उसमें यही बताया था कि हर सूरत जो है डी चौक जाना है। तो लेकिन उनका वीडियो स्टेटमेंट भी आया था बुशरा बीबी का और उनका भी यही कहना था कि जब तक खान साहब कुछ चेंज नहीं करेंगे तब तक कुछ चेंज नहीं होगा, विच मेड सेंस। लेकिन अब तो खान साहब खुद चेंज कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि संजानी तक बात चली जाए तो बुशरा बीबी डेफिनेटली मान नहीं रही और लीड वही कर रही है, क्योंकि अब तो बहुत ही सोर्सेज से पता चल रहा है। अबू बकर, एक और बात, ये इस सारे धरने से पहले, इस लॉन्ग मार्च से पहले जिक्र हो रहा था खान साहब की बहनों का। अब वो बहनों का अब पिछले 1-2 दिनों से हम देख रहे हैं कि वो अब वो भी ज्वाइन कर चुकी हैं। कहाँ उन्होंने ज्वाइन किया है ये जरूर बता दें। इस्लामाबाद में बुशरा बीबी को, हाँ, इस्लामाबाद में काफिले को ज्वाइन किया अब उन्होंने। सो ये है ताज़ा तरीन सूरत हाल। अभी अपेरेंटली जो हमारे पास ताज़ा तरीन ये बड़ी खबर है कि जी बुशरा बीबी एक वाहिद ऐसी शख्सियत हैं जो नहीं मान रही हैं, और सब ने, यहाँ तक के बानी पीटीआई ने खुद फ़ोन पे बात की है लीडरान से, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से। लेकिन इस सूरत हाल में ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद बुशरा बीबी टेक ओवर कर चुकी हैं सारे मामलात। इवन बानी पीटीआई की जो इंस्ट्रक्शन है यकीनन उसको भी रद्द करके खुद फैसले कर रही हैं। किसी को सुनने को तैयार नहीं है, जबकि खान साहब के खुद मैसेजेस जो हैं उन तक पहुंच रहे हैं। अच्छा जी, ये दिस इज द लेटेस्ट सो फार, आपको बता दिया बुलवायों में, और पहला मैच से ही मैं तो अभी ज़हनी तौर पर रिकवर नहीं कर पाया आज, लेकिन बारिश का इम्कान नहीं है। ऑल्दो थर्सडे को दोबारा से थंडरस्टॉर्म का इम्कान है, सो तीसरा मैच हमारा फिर बारिश की नजर हो सकता है आज। अच्छा जी, 2 चेंजेस भी किए गए हैं, लेकिन ये सारी हम बात करते हैं। याया हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं। याया साहब, हम क्या उम्मीद रखें, आज क्या चेंजेस हुए हैं? देखिए, 2 तब्दीलियां आज आपने टीम में की हैं, और एक तब्दीली तो जो थी वो राइटिंग ऑन द वॉल थी। आप तैयब ताहिर को टीम में लेकर आए क्योंकि पहले मैच में आपकी सिलेक्शन जो थी, ख़ास तौर पर आपने जो हसीबुल्लाह को टीम में शामिल किया था। बट ऑन द अदर साइड अगर हम बात करते हैं, आज आपने हसनैन को बाहर बैठा दिया है, अबरार को टीम में शामिल किया है। ये तब्दीली थोड़ा सा मेरे समझ इसलिए नहीं आ रही। ठीक है, आपके 6 खिलाड़ियों को आउट किया था आगा सलमान ने, और उनके साथ जो है वो फैसल अकरम ने आउट किया था। लेकिन जो प्रॉब्लम आपको ये है कि नए बॉल का आपके पास बॉलर नहीं है यहाँ पर, और शाहीन नहीं है, नसीम नहीं है, और हसनैन एक ऐसे बॉलर थे जो नए बॉल के बॉलर हैं, क्योंकि आमिर जमाल को अभी तक आपने ये तय ही नहीं किया कि वो बॉलिंग ऑलराउंडर है या बैटिंग ऑलराउंडर है। अगर आपको याद हो, मुल्तान टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ वो खेले थे, एक बॉल भी उनसे नहीं डलवाया गया था। तो यहाँ पर ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो सिलेक्शन है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और अब ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये हार जाएंगे तो सीरीज हार जाएंगे। सिकंदर बख्त इज आल्सो विद अस। सिकंदर, ये आप अपना पर्सपेक्टिव दें, ये चेंजेस आप देख रहे हैं कि इनकी रिक्वायरमेंट थी, और कंसिडरिंग वैसे तो अब्दुल्ला बिल्कुल बात नहीं करना चाह रहे पहले मैच की, लेकिन डाल दें बीच में पहला मैच। मैं तो करना चाह रहा था। अब्दुल्ला, मैं अभी जब से 5 घंटे हुए यूएसए से आए हुए, तो मैंने कोई मैच नहीं देखा, मगर इसलिए कि मैं होटल में ठहरा हुआ था, मगर मैंने इसको फॉलो किया। जो सिलेक्शन की बात कर रहा है याया, बिल्कुल मैं इस पर एग्री करता हूँ। सबसे जो मुझे शौक हुआ था कि जो हम पहला
T20 ऑस्ट्रेलिया से खेले थे, 5 ओपनर्स खेले। कभी दुनिया में ऐसी सिलेक्शन नहीं होती कि आप 5 ओपनर्स को लाइनअप में डाल दें। जो मैंने अभी भट्टी साहब से बीच में रास्ते में की थी, उन्होंने बताया कि स्पिनिंग ट्रैक तो हो सकता है, उस स्पिनिंग ट्रैक को, मगर देखिए जब तक बैट्समैनों को उनके बैटिंग ऑर्डर पे नहीं भेजेंगे अगर तो वो कैसे बनेंगे? हमें बनाना भी तो है ना। रिजवान उसी जगह पे खेलते हैं 4 पे, आपने इरफान को, ताहिर तैयब को लिया है, आप इरफान को खिला के तो देखें, उसको एक लंबी इनिंग्स तो दें, उसको 4थे नंबर पे तो भेजें उसकी जगह रिजवान अपने आप को गिराएं, लड़कों को बनाएं। अभी हमने बनाना है, हमारे लड़के समझ में नहीं आ रहा उनको कि वो कैसे खेले, वो फंसे हुए। तो हमारी जो सिलेक्शन है उस पर मेरा बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आप 6 लड़कों को, फिर अब्बास अफरीदी एक नया प्लेयर है, उसको मेरे हिसाब से इधर होना चाहिए था। हारिस को आप ड्रॉप करते, हारिस को तुमने देख लिया, ही वाज द बेस्ट, आप उसको निकालें, हसनैन को खिलाएं, धानी को खिलाएं। हमें बनाना है, इनको सिर्फ घुमाने से चक्कर हमें फायदा नहीं होगा, हमें खिलाकर देखना है कि ये क्या है, क्या ये पाकिस्तान के स्टैंडर्ड के हिसाब से है या नहीं है। आप उन्हें खिला ही नहीं रहे, एक मैच खिलाते हैं, दूसरा ड्रॉप करते हैं, एक खिलाते हैं, दूसरा नहीं। अच्छा, हम याया की तरफ आएंगे। हम यहाँ पे बॉलरों की बात कर रहे हैं, हम पिछले मैच की बात करें सकता, वी कुड नॉट इवन 206 पाकिस्तान टाइप टीम को बना लेने चाहिए। मतलब आयो की पिच जो भी कह लें आप जी, डिफिकल्ट है, फलाना है, ढमकाना है, इससे कंटेन भी नीचे कर सकते थे। हमारी बॉलिंग फिर भी बीच में पीरियड्स आते हैं, लेकिन इट हैज नेवर बीन अ मेजर इशू। हमारी बैटिंग हमेशा से हैज बीन प्रॉब्लमैटिक एंड इट इज स्टिल अ प्रॉब्लम। याया देखिए अब्दुल्ला, बात फिर मैं यही कहूँगा कि सायम अयूब और अब्दुल्ला शफीक, वो सिकंदर बक का एक जुमला है कि चलेंगे तो चांद तक जाएंगे वरना शाम तक। तो अभी तक समझ ही नहीं आ रहा कि वो सीरियस क्यों नहीं हो रहे। सायम अयूब और अब्दुल्ला शफीक अभी तक कभी खेलते हैं तो ऐसा खेलते हैं, ऐसा लगता है कि पकड़ाई में ही नहीं आएंगे। फिर जो कामरान गुलाम है, क्या वो अपने ऊपर स्टैम्प कर रहे हैं कि वो सिर्फ एशियन पिचेस के ऊपर खेलने वाले बैटर हैं? क्योंकि अगर आपको याद हो, मेलबर्न में वो पहली बार जब खेल रहे थे तो कॉमेंटेटर ने कहा कि बॉय ये मुल्तान नहीं है, ये मेलबर्न है। तो अब जिस तरह वो बुलावायों में आउट हुए हैं, प्रॉपर चांसेस मिल रहे हैं। और दूसरी तरफ जो सिकंदर बात कर रहे हैं, आपकी टीम के सबसे इंपॉर्टेंट बैटर हैं, कैप्टन है रिजवान, लेकिन बाकी लोग क्या कर रहे हैं मेरे समझ नहीं आ रहा। जब से जहाज़ में बैठकर इस्लामाबाद से लाहौर आए हैं, चेयरमैन पीसीबी सैयद मोहसिन रज़ा नकवी के साथ सलमान आगा बैटिंग करना ही भूल गए वो। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ इरफान खान, उनका मेरे समझ नहीं आ रहा, उनको टीम में आपने सिर्फ फील्डिंग के लिए रखा हुआ है, उनका रोल 7 मैच उनके इंटरनेशनल क्रिकेट में हो गए हैं। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और जो आपने हसीबुल्लाह को खिलाया, या तो आप उनसे विकेट कीपिंग कराते, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप कुछ लोगों को वापस लेकर आना चाहते हैं, इसलिए सिर्फ आप टाइम पास कर रहे हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट आपने पॉइंट उठाया। मतलब बेसिकली वो एक होता है ना कि खाना पूरी सारों के नाम लग जाएं कि दे वर अ पार्ट ऑफ दिस टूर्नामेंट। इस लाइनअप के हवाले से सिकंदर, आप भी कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं रख रहे या एनीथिंग कैन हैपन? एंड आल्सो द कैप्टन डिसीजन। देखा, हमें अभी हमने देखा था कि भारत ने एक टीम अलग भेजी हुई थी, T20 की ऑस्ट्रेलिया में अलग भेजी हुई थी, उनके पास इतने लड़के थे, उन्होंने परफॉर्म भी किया। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जी जो लड़का आपको खिलाया ताहिर, अब आपने ताहिर को खिला दिया, उससे पहले इरफान, या इसको प्रॉपर मौका तो दें बैट्समैन को। एक जमाने में आपको याद होगा कि आसिफ अली हमारे पास नीचे लाइनअप पे होते थे, किसी 4 ओवर का खिलाड़ी, कोई 4 ओवर का खिलाड़ी नहीं होता, या तो वो बॉलर भी हो, रज़ाक की तरह की बॉलिंग भी कर रहा है और आप बैटिंग, या शाहिद अफरीदी की तरह। इन बैट्समैनों को आप ऊपर भेजें, देखें कि क्या कर रहे हैं। नए लड़कों को आप खिलाते हैं तो फुल एंड प्रॉपर चांस दें, वरना ना ले जाएं। आप उनको घुमा के उनकी डेली अलाउंस बना के, जैसे भी याया ने बोला कि हो सकता है वो दूसरों की जगह बनाना चाहते हो, ये मुझे नहीं पता, मगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा क्रिकेट बोर्ड से, भाई खिलाना है नए लड़कों को तो पूरा चांस तो दे। अब ताहिर तैयब नीचे आके क्या करेगा? एक्सक्यूज मी, अगर 40 ओवर निकल गए, क्या वो 10 ओवर का प्लेयर है? ताहिर तैयब तो स्कोर करता है, उसको ऊपर भेजें इन लड़कों को। जब तक अब्दुल्ला शफीक की उन्होंने बात की और सायम की, सायम को बहुत चांस मिल गए, एक जगह वो झलक दिखाते हैं, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। तो अब तो मुझे तो सिलेक्शन का बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा कि उनका क्या क्राइटेरिया है, वो लड़कों को किस तरह आजमाना चाहते हैं। ऑलराइट, ये ज़्यादा देर नहीं है क्योंकि आज 12:30 बजे जी मैच जो है पाकिस्तानी स्टार्ट हो जाएगा, सो यू कैन वॉच इट। थैंक यू याहिया, थैंक यू सिकंदर फॉर बीइंग विद अस। और सर एक मैच इस्लामाबाद में चल रहा है, होपफुली उसका अंजाम भी अच्छा ही हो और पाकिस्तान की फतह हो एंड में, और सब कुछ मामलात खुशउस्लूबी से तय हो जाएं। हम आपसे कल मुलाकात करते हैं। बाय।